आइए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नेशनल इनकम की रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम की रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग। नेशनल इनकम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर किसी को याद है। इनफैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं आज इसको। सबसे पहला था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला टॉपिक बताइए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स। तीसरा बोलूंगा मैं आपको मेजरमेंट। एंड नंबर 4 बोलूंगा आपको, ठीक है, द डिफरेंट मिसलेनियस टॉपिक्स। बट ये मिसलेनियस टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यही हमारा आज का नया टॉपिक है। ठीक है, समझिए आप लोग बात को। सबसे पहले फटाफट तरीके से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं आपका, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी को याद है क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था? किसी को याद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था? किसी को याद है क्या? इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन। क्या चीज का? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज अ साइकिल ऑफ generation of income in the production process. एक बार और, it is the cycle of generation of income in the production process, its distribution among where the factors of production, finally from the households to the firms in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by these units. एक बार और करेंगे अच्छे तरीके से। बताइए, 2 ब्रांचेस था, क्या क्या? हाउस और फर्म्स। मुझे बताइए, हाउस फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसके बदले फर्म्स उसको क्या पेमेंट करेगा? पेमेंट क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट्स करेगा। उसका हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। किसके ऊपर? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय हुम? बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। बात समझ में आएगा? जो गुड्स किसने बनाया है? फर्म्स ने बनाया है। उसको कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। बात सही है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, कोई इशू यहाँ पे? ठीक है, एक बार वापस डेफिनेशन बदल दीजिए। इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन of income in the production process, its distribution among the factors of production, finally from the household to the firms in the form of consumption expenditure. किसके लिए? For the goods and services produced by these units. सही है बिल्कुल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट में पैसा घूमता रहना चाहिए। अगर पैसा मार्केट में नहीं घूमेगा तो देश में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप सबको मनी सप्लाई का मतलब याद है क्या था? मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है या डायनेमिक कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ये फ्लो है या स्टॉक है? स्टॉक है। और पब्लिक में कौन इंक्लूड नहीं होता है? गवर्नमेंट और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंक्लूड होता नहीं है। भैया नेशनल इनकम पढ़ाते पढ़ाते कैसे मनी में पहुंच गए? वो पहुंचते रहते, कोई बात नहीं है। क्या बात समझ में आया क्या? पक्की बात, डेफिनेशन में कोई इशू मुझे बताइए। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, कोई भी इशू यहाँ तक? ये चार्ट में कोई इशू किसी को? बताइए, आग बनी बना पाओगे आराम से? ठीक है, डन। अब मुझे बता, किसी को भी दिक्कत होगा हाथ उठा के बता देना, ठीक है, कि इशू है, मैं वही रोक दूंगा। 3 फेजेस है आपका, क्या क्या? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। भैया सामान प्रोड्यूस होगा, इनकम कमाएंगे, इनकम कमा के वापस से खर्चा करेंगे किसके ऊपर? ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। फिर क्या करेंगे? इनकम कमाएंगे। फिर क्या होगा? एक्सपेंडिचर। फिर प्रोडक्शन फेज। ये एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज पिछले साल ही आया है। ठीक है, बट सेवा पीपल कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो देयर आर 3 फेजेस। व्हाट आर दोस? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड, ठीक है, 2 फ्लो होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। किसी को याद है क्या? रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो क्या हो गया? दूसरा नाम ऑफ मनी फ्लो। अच्छा मुझे बताइए, फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। याद है किसी को? हाँ जी, बताइए। ये देख रहे हैं क्या आप लोग? ये क्या था? फिजिकल फ्लो था क्या? 2 सेक्टर था, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा फर्म्स को? फैक्टर सर्विसेज। ये हो गया सर्विसेज, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ा सा B2B इकोनॉमी है या C2C इकोनॉमी? C2C इकोनॉमी, जहां कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन? रियल फ्लो। क्या लिखा हुआ देखिए, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाउसहोल्ड द फर्म्स, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ goods and services from the
फर्म्स टू दी हाउस होल्ड। सिंपल सी बात है, अगर आपको लैंग्वेज याद नहीं हो, सीधी सी बात बताओ, कौन कहां से पहुंचता है? हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। और यहां से यहाँ क्या आता है? वही लिखा है, एक बीच में वर्ड लिखा है करस्पॉन्डिंग, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आएगा? करस्पॉन्डिंग वर्ड है खाली यहाँ पे, बाकी सब सेम है। ठीक है, पक्की बात, या तो चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सचेंज में क्या है सर? गुड्स एंड सर्विसेज है आपका। ओके, पक्की बात यहाँ तक। उसके बाद मुझे बताइए मनी फ्लो में क्या होता है? सीधी सी बात है, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स किसके ऊपर? फैक्टर पेमेंट्स कौन किसको प्रोवाइड करेगा? मैंने उल्टा बोला है, फर्म्स हाउस को प्रोवाइड करेगा, बराबर। मैंने बोला हाउस होल्ड टू फर्म्स, मैंने बोला, गलत बोला या सही बोला? गलत बोला, क्योंकि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर व्हाट? पेमेंट्स। याद आ रहा है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, जब गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, तो क्या होगा? रियल फ्लो। अगर पैसा पैसा का बात किया तो क्या होगा? मनी फ्लो। दोनों को जोड़ देगा तो क्या मिलेगा मेरे को? सर्कुलर फ्लो। सीधी बात है, खाली पहले गुड्स गुड्स सर्विसेज सर्विस सोचो, क्या क्या? गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, खत्म। इधर में क्या? पैसा पैसा, क्या क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट्स, खत्म। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, इट इज द व्हाट? एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्ट कौन सा रहेगा? गुड्स वाला, ऑब्वियसली उसका वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, कोई भी इशू यहाँ तक? ठीक है, ये एक बार देख लो, दोनों को जोड़ दिया, किसको किसको? फिजिकल फ्लो एंड रियल फ्लो। एग्जाम में बाय चांस, एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है इस बार, सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करो आप लोग। ठीक है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा सुनो ना, मेरा इंसिस्ट, ऐसा गट फीलिंग लग रहा है कि आप 3 सेक्टर भी देख लो एक बार। ठीक है, खाली गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट ट्रांसफर रिसिप्ट वो पेमेंट करता है, एक बार से देख लेना आप लोग। ठीक है, बस ऐसे मन का आ गया इसलिए बता दिया आप लोग को। ठीक है, बाई चांस अगर आ गया, ठीक है, 1%, तो क्यों चांस लेना, राइट? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? सर्कुलर फ्लो में 2 फ्लोज आ जाएगा, क्या क्या आएगा? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये कौन सा इकोनॉमी है? सिंपल इकोनॉमी या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्लो बन जाएगा आप लोग आराम से। ठीक है, अंदर का पार्ट कौन सा है? अंदर का पार्ट, अंदर का पार्ट कौन सा है? रियल फ्लो। तो इनर फ्लो इज व्हाट? रियल फ्लो। एंड आउटर फ्लो क्या है आपका? साथ में है क्या ये वाला? नहीं नहीं, साथ में है ये वाला ना, ये वाला काम में आएगा, सॉरी, ये वाला। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है आपका? रियल फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट्स, ये क्या हो गया? तो वही देखो एक्सप्रेशन देखो, इट इज अज्यूम क्या लिखा हुआ है? दैट देयर आर हाउ मेनी सेक्टर्स? 2 सेक्टर्स, ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। हाउस होल्ड आपको पता क्या क्या करता है, फर्म्स आपको पता क्या क्या करता है। एग्जाम में क्या लिखना है वो बता रहा हूँ आप लोग को, पता तो है ही आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? 2 सेक्टर्स, फिर लिखोगे हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, फर्म्स क्या। इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? इट इज अज्यूम्ड देयर आर नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं है, जितना पैसा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। आउटर लूप, इनर लूप। ठीक है, चलेगा सर। स्टॉक एंड फ्लो तो हमको ऐसा लगता है फेवरेट क्वेश्चन में आता है, बिकॉज एक तो डिफरेंसेस तो चलो पुराना जमाना का पूछ लिया, बट जो पूछता है ना कि ये पर्टिकुलर चीज स्टॉक है या फ्लो है, उसका सवाल बहुत बार पूछता है वो लोग। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो मुझे बताइए, स्टॉक क्या था? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर नंबर नेक्स्ट क्या है? इसमें टाइम डिमेंशन नहीं है। स्टॉक तो क्या उसी दिन का है, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसमें टाइम डिमेंशन है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, कोई इशू? कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक और अ फ्लो? कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक और अ फ्लो? फ्लो, इट इज नॉट अ स्टॉक, कैपिटल इज अ स्टॉक। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? पक्की बात यहाँ तक? चलेगा ना? और क्या क्या था रे, भूल गया। लॉसेस क्या है? फ्लो। सेविंग्स क्या है? स्टॉक। कैपिटल क्या है? बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, स्टॉक। वेल्थ फॉर्मेशन, वेल्थ फॉर्मेशन इज अ फ्लो, वेल्थ इज अ स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको क्या है? फ्लो। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, ठीक है, किसमें पैसा मार्केट में आता है? इंजेक्शन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर एडिशन हो रहा है टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ इकोनॉमी, उसको क्या बोलेंगे अपन? इंजेक्शन। पैसा अगर आवत है, मनी सप्लाई बढ़त है, समझ में? मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? इंजेक्शन। मतलब पैसा मार्केट में आ रहा है। एग्जांपल्स, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स हो गया, इस सब की वजह से क्या होगा? ठीक है, और लीकेज क्या है? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल्स क्या हो गया आपका?
ठीक है, सीबीएसई वाला लोग, सीबीएसई स्पेशली, ऐसे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें मैं स्पेसिफिकली सेवा के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ चीजें स्पेसिफिकली मैं सीबीएसई के बोल रहा हूँ। सीबीएसई के लिए मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, क्यों मार्क करा पता नहीं, गट फीलिंग आ रहा है कि इस बार लीकेज इंजेक्शन का सवाल आएगा। ठीक है, विल बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल वंस यू हैव द सैंपल पेपर इस साल का, तो हमें आइडिया हो जाए किस ओरिएंटेशन का पेपर बनेगा। बट फॉर नाउ पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। लीकेज एंड इंजेक्शन दो तरीके से पूछ सकता है आपको। ठीक है, होता क्या है, डिफरेंसेस क्या है, एग्जांपल्स दे देगा कि लीकेज है इंजेक्शन है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको। देखिए क्या, मैं रीडिंग कर लेता हूँ। इट रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अगर सेव करता है तो क्या होता है लीकेज, अगर बोरो करता है तो क्या होता है, ये अच्छा पॉइंट है, लीकेजेस रेफर्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड। सीधी सी बात है, अगर पैसे आप निकाल लोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से तो डिमांड क्या होगा। ओके, और अगर एडिशन करते हो तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा। बाय डिमांड दे आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन जनरल। समझ में आया, यानी कि सर आप बोलना चाहते हो कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में भी है। हाँ, नेशनल इनकम हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, देश में कितना डिमांड क्रिएट होगा। देश का ओवरऑल डिमांड अगर बढ़ा तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, देश में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, तो एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम रिलेटेड है क्या, हाँ। मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड है क्या, हाँ। मनी सप्लाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिलेटेड है क्या, हाँ। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एट योर पीक। बात समझ में आया, जब इसको मजा लेके पढ़ना है आपको कि चलो हाँ मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक सर जी, ओके सही पढ़ा रहा है। चलो एग्जांपल देख लो यहाँ पे। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी अगर है तो देयर इज नो लीकेजेस। टू सेक्टर अगर फाइनेंशियल मार्केट के साथ में तो लीकेजेस होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सेविंग्स एंड इंजेक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स। और थ्री सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो दो चीज करता है, क्या क्या पैसा निकालने के लिए, सेविंग्स एंड टैक्सेस, और खुद क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये एक बार देख लो तो प्लीज, डाउट हो सकता है मेरे हिसाब से, एक बार देख लो प्लीज, ये वाला पार्ट देख लो देख लो। किसी को डाउट, किसी का मिस भी हो सकता है ना ये वाला पार्ट, इसलिए पूछ रहा हूँ। बता दो मुझे आराम से, किसी को भी डाउट है तो बताओ। हाँ, वेरी गुड। देखो टू सेक्टर में तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्री सेक्टर में सीधी सी बात है, आप केवल ये देखो कि मार्केट से पैसे कैसे कैसे निकलेंगे। एक तो सेविंग्स कर लूंगा मैं पैसे, तो मार्केट से पैसे निकल जाएंगे। नंबर टू, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस मांग लिया आपसे तो आपके पास हाथ में पैसा बचेगा क्या, नहीं, आपको कुछ हिस्सा क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक्स और गवर्नमेंट, याद है ना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। याद होगा, गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। तो वो लोग अगर पैसे लेके चले जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो गया, पैसे मनी सप्लाई से चले गए, तो सर्कुलर फ्लो से चले गए, और जाने को क्या बोलते हैं, जीने को क्या बोलते हैं, लीकेज। चलेगा, डन यहाँ तक बिल्कुल पक्की बात, कोई इशू। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एनी डाउट्स, देख लो आराम से क्वेश्चन देख लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एनी डाउट्स। ठीक है, 3 से 4 मार्क का सवाल पूछता है एग्जाम में कभी कभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 10 मार्क का टोटल पेपर में पूछता है फॉर सीबीएसई, एंड 12 से 13 मार्क का पूछता है फॉर सेपा। ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स का रुपया जो आता है वो तो इन्वेस्ट नहीं करता ना गवर्नमेंट, खुद का सेविंग्स। हाँ, बट वो क्वांटिटी में जितना खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर, उसी की वजह से मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सेविंग्स जो है वो पैसा निकाल रहा है मार्केट में, और कभी कभी गवर्नमेंट क्या देखता है कि गड़बड़ हो रहा है मार्केट में, इतना अच्छा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो खुद आके वो प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालते हैं, पैसा रिलीज करते हैं, तो मार्केट में वापस से पैसा आता है। जैसे फ्लाईओवर वगैरह खुल रहा है ना अभी असम में, तो फ्लाईओवर ओपन करने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ रही है, जॉब बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वुड इंक्रीज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डन, सॉर्टेड बिल्कुल यहाँ तक, कोई भी इशू बताइए, नहीं। ठीक है, अपन क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर्स करने के बाद में करेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स। अच्छा, दिस विल इंक्लूड टुडे सॉल्विंग टू क्वेश्चंस ऑफ वैम, ऑफ इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टू। ओके, आओ बताओ, तो लोग कितना कर पाएगा पता नहीं। ठीक है, देखते हैं जितना जल्दी हो सके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर
इकोनॉमिक टेरिटरी, दोनों नाम दिमाग रखना है, कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। अगर कोई बॉर्डर्स या फिर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री के बारे में बात करें, ठीक है, देश के अंदर के बारे में बात करें, तो वो क्या हो जाएगा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, कहा जहां पे लोग आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कैपिटल आराम से मूवमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन ये है सर कि देश के अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। बट इसमें 3 इंक्लूजन्स है, 2 एक्सक्लूजन्स है। इसमें 3 इंक्लूजन्स और 2 एक्सक्लूजन्स। पहला इंक्लूजन क्या? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट O and O, owned and operated by normal residents between 2 countries। एक बार और, ships and aircrafts O and O, owned and operated by normal residents between 2 or more countries। Number 2, fishing vessels, foreign fishing vessels, oils, natural gases, rigs, देखिए ऑपरेटेड बाय whom? रेजिडेंस इन द इंटरनेशनल वाटर, 200 नॉटिकल माइल वाला पार्ट याद है ना आप लोग को, ठीक है। नंबर 2, एम्बेसीज। 3 चीज है, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। अगर इंडिया का है और बाहर है तो उसको क्या बोलेगा? इंडिया का पार्ट अपन मानते हैं। 2 एक्सक्लूजन हार्दिक, 2 एक्सक्लूजन क्या क्या है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने के बाद भी उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हम लोग नहीं मानते। फॉरेन एम्बेसीज अगर इंडिया में है, वेरी गुड, नंबर 2, ठीक है, वेरी गुड। WHO वगैरह जो है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने हेडक्वार्टर्स को इंडिया में एस्टैब्लिश करते तो वो इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी हम लोग इसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, 2 कंडीशंस मुझे बताइए, नॉर्मल सिटीजंस एंड सिटीजनशिप। नॉर्मल सिचुएशंस, सॉरी, नॉर्मल रेजिडेंस और सिटीजनशिप, किसमें एंड है, किसमें और है? किसमें एंड है, किसमें और है? सिटीजनशिप में और है, एंड नहीं है। और रेसिडेंटशिप में एंड है, ठीक है। सिटीजनशिप बताइए दिशा जी। ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री। हाँ, मतलब मैंने बस यही हो गया कि सही बोला आपने, बस सिटीजनशिप का आंसर नहीं है ये। हे खुदा, रीवी जी भी बताओ ना, मौका एक ही बार मिलता जिंदगी में। बाय बर्थ, या फिर दिशा ने क्या किया? लीगल फॉर्मेलिटीज अगर पूरा कर दिया है तो वो देश का सिटीजन बन जाएगा। अब बताओ रेसिडेंटशिप दिशा, चलो मन का भड़ास निकाल लो अपना, बोलो फटाफट। उसका मतलब क्या हो? ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री का मतलब क्या है? 1 साल से ज्यादा अगर इंडिया में रहवत है। फिर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लड़की लैंग्वेज पकड़ के रखा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि पैसा यहीं पे कमाते हैं। कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है फॉरेन रेसिडेंट्स का केस में? क्या क्या था? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, किसी को याद है क्या? क्या था? सही बोला क्या इसने? बोला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें अगर लोग काम कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स, और वो 1 साल से कम इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेसिडेंट नहीं मानते। सही बोला है क्या? हाँ सर, ऐसे 1 साल तक कम रेसिडेंट आप नहीं हो, 1 साल के बाद रेसिडेंट आप हो। समझ में आया? पहला पन्ना, कोई इशू बताइए। डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप, बताइए कोई भी इश्यूज? पीछे मयंक बैठा हुआ क्या? मयंक समझ में आया? पक्का? पूछ ले कुछ भी, श्योर? ओके, बताओ मयंक। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम प्रोवाइड करके देता है। वेरी गुड। जो खून पसीना एक करके, खून पसीना कैसे डिफाइन करेगा? बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज कहां से आता है? फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होता है 5, बराबर। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब ये 10 साल हो गया भैया बोलते बोलते हम लोग को, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या है? पहुंच होने वाला इनकम, ये है सच्चा बच्चा मेरा। बताओ कौन सा? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मैंने अगर प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न नहीं दिया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। बनो क्या? आज जैसे फीस कुछ लेके जाने का विचार है?
कुछ मन है कि थोड़ा फीस लेकर जाएगा तो बोलो ना, है पूरा फीस दिया तो पूरा बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, कॉन्स्टिपेट तरीके से मत बोलो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बताओ बताओ, नेचर क्या है, कौन सा दोनों डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में आता है? फैक्टर इनकम आता है। कौन सा ट्रांसफर इनकम में आता है, सॉरी, कौन सा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता है? कौन सा अर्निंग कॉन्सेप्ट, कौन सा रिसिट कॉन्सेप्ट? पेंशन, पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। पेंशन, गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेता है, टैक्सेस, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। समझ में आया? क्योंकि गवर्नमेंट को आपने नहीं बोला कि ये लो 10 रुपए नाच। समझ में आया क्या? पूरा 10 रुपए करना चाहिए तू, ऐसे बोलता है क्या हम लोग? इतना दम है क्या भैया? अब तो कुछ भी नहीं बोल सकता हम लोग। ओके ओके, ठीक है, समझ में आया क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स मेरा तरीके से पूछता है आपको। अगर मैंने एक लैपटॉप लिया, सब वेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे सुनो ना, फाइनल गुड्स में भी दो टाइप का होता है, याद है ना? कौन सा? कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो मेरे को स्पेसिफिक आंसर दे रहेगा, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक लैपटॉप खरीदा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए, कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स के अंदर कौन सा? कंजम्पशन गुड्स। मैंने लैपटॉप खरीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कैपिटल गुड्स, ठीक है, अंडर फाइनल गुड्स कैटेगरी। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा दुकान में बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने लैपटॉप लिया, अंदर में मदरबोर्ड वगैरह चेंज किया और आगे बेचेगा, ठीक है, बराबर। मेरा एक तो पेपर बनाने का मशीन है, ठीक है, जिससे मैं पेपर बनाता हूँ, तो वो मशीन जो मैंने खरीदा वो क्या है? फाइनल गुड्स। कौन सा? कैपिटल गुड्स। किसी को लगता है इंटरमीडिएट गुड्स है? द आंसर इज नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो फाइनल गुड्स ही है वो तो, है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, ठीक है। अब क्या है, दिशा का ऑफिस है, ठीक है, दिशा का जो पापा के ऑफिस है उसमें एक सीए काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। तो वो सर्विस जो प्रोवाइड किया, फाइनल गुड्स मतलब फाइनल सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज? फाइनल या फिर इंटरमीडिएट सर्विसेज? टेस्ट में आया था आपका। वो इंटरमीडिएट सर्विसेज होगा। द आंसर इज इंटरमीडिएट सर्विसेज, क्योंकि उसके आगे आप उससे सर्विस प्रोवाइड करोगे। बात समझ में आया आपको? उसके थ्रू मतलब कौन सा? सीए का अगर मैंने किसी बिजनेस फर्म को प्रोवाइड किया, अगर फाइनल कंज्यूमर को देता है कि जैसे तुम्हारे हम इनकम टैक्स रिटर्न लगा के दे रहे हैं, तुम आगे कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, तुम कुछ आगे बिजनेस नहीं करेगा, तो उसको हम लोग फाइनल सर्विसेज मानेगा। बट इनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनका शॉप को प्रोवाइड कर रहा हूँ या इनके बिजनेस फर्म को अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये आगे और काम वगैरह करेगी। तो जो सर्विस मैंने इसको दिया है ना, वो इसके नजर में क्या रहेगा? इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। मेरे नजर में इट विल बी फाइनल सर्विस ओनली। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एकदम सिंपल बोले तो जिसमें अपन इनपुट लेता है ना, सुना है आप लोग, जीएसटी में इनपुट लेता है अपन, उसको अपन क्या मानेंगे? इंटरमीडिएट सर्विसेज। जो अपन इनपुट नहीं लेता है उसको अपन क्या बोलेगा? फाइनल सर्विसेज। समझ में आया क्या? ओके, रास्ता रास्ता, चलो। क्या स्माइल मार रहे तू? ठीक है, आप मुझे बताइए, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? फाइनल गुड्स। कौन सा फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है? 30 क्वेश्चन था। कौन सा प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन है? इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मुंह में इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आएगा? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? डन। एक बार नोट पढ़ लीजिए प्लीज फटाफट। 10 साल से पढ़ रहा है, पता है फिर भी। जब मैं इसको सर्विस दूंगा ना सीए का, तो मैं उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा। ये क्या करेगी? उस सर्विस को एज एन इंटरमीडिएट सर्विस लेगी और उस पर इनपुट ले लेगी। ये आगे जो भी यूज करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो ऐसा होगा नहीं कि मेरा सर्विसेज काम में आएगा इसका, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है ना आगे जाके, एग्जाम्पल इनका ट्रांसपोर्ट का काम है सोचो, ठीक है, तो आगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसमें मेरे सर्विसेज का वैल्यू ये लेगी नहीं लेगी? लेगी ना? क्या ये बियर कर रही है? जो मैंने इसको सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसका कॉस्ट ये अपने ऊपर रख रही है या अपने कस्टमर से चार्ज करेगी? कस्टमर से चार्ज करेगी, सही बात है या नहीं? जब मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो वहां पे सबका कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स, लेबर का कॉस्ट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। मैंने जो सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज दिया वो भी इसके लिए क्या? इंटरमीडिएट। सबके कॉस्ट को जोड़कर ये आगे क्या करेगी? सामान को बेचेगी। हाँ, अगर ऐसे डायरेक्टली दिया हुआ तो फिर मैकेनिक का सर्विस पूछ रहा है तुमको, एसेट का पूछ नहीं रहा तुमको। किसके हिसाब से? पूरा क्वेश्चन दिखाना एक बार। ये वाला समझ में आया या नहीं है? कितना देरी है?
6 मिनट बाद चला ना, शुभ रहेगा। अरे 6 मिनट बाद बहुत अच्छा टाइम है, बता रहा तुम्हारा, थोड़ा डांट कम पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, वो बिजनेस फॉर्म का कॉन्टेक्स्ट देगा, और इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज अगर संदीप बग लाया ना, उसके पीछे में यह फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व कर लेगा आज। इसीलिए मैं लेके आने बोला आप लोगों को कि पीछे का क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ना, सारे सॉल्व कर लेंगे पीछे का। बाय द फॉर्म, बाय द फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। मैकेनिक का तो पूछना ही नहीं है, वो सर्विस पूछा ही नहीं, फॉर्म पेमेंट किया ना उसको, तो पेमेंट फ्रॉम द फॉर्म, तो वो जो मैकेनिक का सर्विस है ना, वो एज एन इनपुट ले लेगा वो। अपने ने फॉर्म के लिए बोला ना क्वेश्चन में, बट इनडायरेक्टली सारा का कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। नॉर्मली अगर कोई बात करे तो एसी का जो सर्विसेज है उसका कॉस्ट भी इनपुट करता है बिजनेस लोग। चलो बता दूंगा ये वाला पार्ट भी, ये बता दूंगा, कुछ नया टॉपिक करा दो। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा। एक काम करेगा ना, जब अभी लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ना इसका, तब और क्लियर हो जाएगा आप लोग का, तो थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन दिलाने के संदीप तक से, फिर और क्लियर हो जाएगा तुम लोग का क्वेश्चन। हाँ इसमें दिया हुआ पीछे में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। वैसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स वैसे आपका डायरेक्टली तो काम नहीं आता है। एक सवाल था, याद है क्या संदीप बगे में, उसमें लिखा था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, याद है इसका मतलब क्या था? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का रॉ मटेरियल्स, वेरी गुड, रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्राची ठीक से बात हो रहा है? पक्का? नेक्स्ट बताओ, कैपिटल गुड्स, प्रशांत बाद में चूल ठीक कर लेना, बता। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जिसका हम लोग वैल्यू को डेप्रिशिएट करता है, बार बार इस्तेमाल करता है, एक बार यूज नहीं करता है। मतलब कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर रॉ मटेरियल्स, इट इज बीइंग यूज्ड वंस। कैपिटल गुड्स को मल्टीपल बार यूज करता है, तो वो एक बार का खर्चा नहीं है, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। खत्म कहानी है यहाँ पे, पक्की बात यहाँ तक? ठीक है, डन। ठीक है, हाँ जी मैडम। क्यों? जाओ भाई, क्या बोलेगा? देखो तो दो भी बैठो तुम लोग, एक इतना ज्यादा आया हुआ है तुम लोग, एक तो फोटो तो खिंचवा लेता तुम लोग का बढ़िया से, है ना? अच्छा लगेगा, भरा भरा हम लगवाएगा यहाँ पे फोटो। एक बाहर किसी को बुला लेना फटक से। नहीं जाना तुमको, नहीं खिंचवा रहा तुमको, क्या करे, शर्म नहीं आता तुमको? ये लोग रेडी हो रहे हैं। हाँ, वो तो लास्ट में से खिंचवाएगा, अभी तो ऐसे खिंचवाएगा, लोग जा रहे ना, रोनो लोग। तो उस दिन जा रहे हैं, फोटो खींच दे ग्रुप का, उधर से खींच दीजिए। चलो, वो लोग अपना खींच लेंगे तो तुम लोग बार बार से देखता रहेगा, वो बेचारा फोटो खींच लेगा, ऐसे लीजिए, ऐसे सब लोग थोड़ी ना आएंगे फोटो। लास्ट में वीडियो बनाएगा जब चिल्लाएंगे ये लोग, ठीक है ना? सब नहीं आ रहा है, एक काम कीजिएगा, फिर लास्ट में वीडियो ले लीजिएगा, हम इसे वाइड एंगल करके दिया था। आई होप अच्छे से आ रहा है, वीडियो दिलवा देगा, तो वीडियो भी ले लेगा छोटा सा, 3 सेकंड का क्लिप ले लेगा हम लोग, फिर लास्ट में तो ये लोग चला जाएगा तो फिर वापस फोटो ले लेगा। तुम जा रहे क्या? छोड़ना। लिसन लिसन लिसन, 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। चलिए मुझे बताइए, ग्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस व्हाट? डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस जाने के लिए माइनस या प्लस? प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अदर नेम क्या है? कंजम्पशन। क्या? फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। एक तो आया, कोई कैपिटल बोल रहा है, कोई रिप्लेसमेंट बोल रहा है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, एक तो बोला, एक तो क्या बोला? फिक्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। दूसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर और हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में कुछ फर्क है क्या?
नहीं, क्या सब भूतलों के हैं? बोलते नहीं, क्या किस में हिसाब हिसाब से आराम आराम से मध्यम मध्यम तरीके से वैल्यू गिरता है, और किस पे धपक करके गिरता है। मेरा फोन अगर हाथ से गिरा तो किडनी के अलावा और क्या होगा हमको? कैपिटल लॉस भी होगा, और मेरा फोन लाहे लाहे गिरेगा तो क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है, सब कुछ आ जाएगा भाई। मेरा किडनी में हार्ट अटैक आएगा, बताओ ना ना। हमको कोई शौक नहीं है, तुम्हारा शौक पूरा कर लेगा यहाँ पे। एमपी टू एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी, यहाँ से यहाँ प्लस एनआईटी। एनआईटी कहीं से निकालती? आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए किसको बुलानी पड़ेगी? नफिया को बुलाना पड़ेगी। नफिया क्या कर रही है? डोमेस्टिक से नेशनल जा रही है, बट जब उसको बुलाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। कौन? NFIA, नफिया। नफिया निकालते कैसे हम लोग? पपिया बोलता कोई, पीपा माइनस वोट, पीता। बात समझ में आया क्या? क्लियर है बिल्कुल? फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीता मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मुखिया जी, मुखिया जी बोल रहा है। अरे मुखिया अपना मुकेश अंबानी जी अगर बाहर से पैसे कमाकर इंडिया में लाते तो किस में रिकॉर्ड होगा? फीफा में होगा। वही अगर मस्क बाबू जो है, ठीक है, वो अगर ट्विटर खरीदने के लिए इंडिया से पैसा लेकर जाती तो क्या होगा? फीता। अगर NFIA नेगेटिव कब होगा बताइए हमको एक बार के लिए? जब फीता का वैल्यू इज मोर देन फीफा। बहुत बढ़िया। और अगर लिखा हुआ एन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका वैल्यू क्या है? माइनस में ही है। ठीक है, समझ में आया? तो वैल्यू इट इज नेगेटिव, क्योंकि NFI का नॉर्मल फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट यहां मैंने क्या लिखा है? टू अब्रॉड, मतलब मैंने नेट में पैसा दिया है बाहर इंस्टेड ऑफ कमाने के चक्कर में। बात समझ में आया? 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, ये देख लीजिए प्लीज। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एग्जाम में आने का चांसेस कम है, बिकॉज पिछले साल ही पूछा है। ठीक है, क्या क्या है? सिर्फ खाली हेडिंग देख लीजिए, सिर्फ हेडिंग, अंदर का मत पढ़िए एक बार, क्योंकि बहुत कम चांसेस है। के लिए हेडिंग्स क्या क्या है? नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्कशंस प्लीज देख लीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है। पहला का आंसर कितना लोग बोले? रिफ्यूटेड। कितना लोग बोले डिफेंडेड? बाकी लोग क्या? ढोल गिटारो क्या? अच्छा, कॉमेडी चीज है कि रिफ्यूटेड कई लोग उठाया, डिफेंडेड कोई नहीं उठाया। कल एक तो कोई सीरीज देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए। ठीक है, अब वो ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से बात किया कि ट्रू इस तरीके से करें, फॉल्स, या फिर वो बोला सब में फॉल्स लिख लेगा तो कोई ना कोई आंसर तो करेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा था गिव रीजंस। ठीक है, मुझे पढ़ा तो लिखा गट फीलिंग, तो उसमें लिखा फॉल्स, रीजन पूछ रहा ना, गट फीलिंग। बताओ कनिष्का जी, पहला वाला क्यों? पहले फॉल्स बोलता है, रेफ्यूटेड बोलता है, फिर क्वेश्चन रीडिंग करता है। अच्छा बोलो बोलो बोलो, मजाक कर रहा है। मतलब कौन सा कुछ इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है पहले वाले में? कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं हुआ है, तो मतलब क्या बोला है? फाइनल गुड्स इंक्लूड्स टू गुड्स, वन इज कंजम्पशन गुड्स एंड द अदर इज व्हाट? कैपिटल गुड्स। यहाँ पे केवल कंजम्पशन गुड्स लिया है, कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं किया है। नंबर 2 रिमी जिमी, फॉल्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, कुछ ही रेयर केसेस है जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। बिल्डिंग्स, गोल्ड, ये सब। नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव हो सकता है क्या? ठीक है, जब फीता इज मोर देन, रेफ्यूटेड है, रेफ्यूटेड। मतलब कि हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखो, 98% केसेस में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली मोर देन नेट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी वही होता है, बट केवल थियोरेटिकली बात करें तो डेप्रिसिएशन अगर नहीं है, ठीक है, तब इक्वल हो जाएगा ना दोनों।
डेप्रिसिएशन 0 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, बस यही, व्हेन देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन द प्रोडक्ट। हाँ रेप्यूटेड, हाँ हाँ। नेक्स्ट पेज एक बार पढ़िए ना प्लीज, नेक्स्ट पेज पढ़िए ना। जीडीपी का मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जीडीपी। जीडीपी हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस में। जीडीपी हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस में। नेशनल इनकम का एब्रीविएशन क्या है, एनएनपी एट एफसी, और डोमेस्टिक इनकम का एनडीपी एट एफसी। बात समझ में आया क्या? अच्छा, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे अपन, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही सिमिलरली अगर नेशनल इनकम की बात करें तो क्या बोलेंगे अपन, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू। वहां क्या था, ग्रॉस मनी वैल्यू, यहाँ पे क्या है, नेट मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced by the normal residents in a period of 1 year। सही है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, और शायद मेरे को दरकार नहीं है। लास्ट पेज में कोई भी इशू बताइए। और ये 2 एग्जाम्पल याद है क्या, प्रॉपरली करना है क्या, हो जाएगा ना? डिफरेंस देख लो, डिफरेंस डिफरेंस। आइए आइए आइए, द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक आप लोग के लिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड्स है आपके, कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वैम मेथड जो है उसका एक और नाम भी है, किसी को पता है क्या? द प्रोडक्ट मेथड, या फिर द इन्वेंट्री मेथड। है क्या बात है, नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, हाँ तो करेगा ही तो, बताओ, वैम मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड। किसी भी फर्म का अगर मुझे किसी भी कंट्री का अगर मुझे वैल्यू एडिशन निकालना है तो 2 चीजें चाहिए, एक्चुअली 3, बट पहले मुझे 2 चीज लिखवाइए, क्या क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 बच्चे हैं क्या, क्या क्या है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स यूज फॉर सेल्फ, सबसे इजी वाला कर लेते हैं, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का खाली एक ही बच्चा है जो कि है सर्विसेज नहीं है। ठीक है, जो बच्चा निकला था वो भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन में क्या है, गुड्स यूज फॉर सेल्फ सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, सेल्स के 2 बच्चे हैं, कौन कौन, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक के 2 बच्चे, ट्विंस लिख ले, ट्विंस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। उसके बाद बताइए आईसी के 2 बच्चे, जिनको किताब देखना पड़ रहा है, बेशरम हो जाना चाहिए उनको अभी तक, बताइए आईसी में, बताइए 2 बच्चे, डोमेस्टिक कंजम्पशन और, ठीक है, और इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक कंजम्पशन के वापस से 2 बच्चे हो गए, कौन कौन, परचेजेस और एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि सिंपल लैंग्वेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनपुट सिंगल रह गया, उनका कोई बच्चा नहीं रहा। समझ में आया क्या? पक्की बात, यहां तक सब लोग को दिमाग में सेट है? ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, GVA@MP। अगर तीनों सेक्टर के बारे में कोई भी चीज नहीं बताया गया है तो GVA/MP इज नथिंग बट GDP@MP। अगर यहां से मुझे नेशनल इनकम निकालने बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर प्लस नफिया, फिर माइनस NIT से मुझे क्या मिल जाएगा, NNP@FC। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, फटाफट, दिक्कत कोई इशू नहीं है, प्लीज प्रिकॉशंस पढ़ लीजिए। कुछ प्रिकॉशंस तो बेसिक रहना चाहिए आपको, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है,
सर्विसेज जो है सेल्फ कंजम्पशन का इंक्लूड नहीं होता है, बट गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, बट अगर उसमें से कमीशन मिला तो इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ कॉमन कॉमन है जो कि दिमाग में रहना चाहिए। ब्रोकरेज मतलब कमीशन, कोई अगर कोई शेयर्स वगैरह बेचता है ना तो उसको बदले में कमीशन के फॉर्म में ब्रोकरेज मिलता है। हाँ, बुक है ना तेरे पास? ऐसा कोई जिसके पास बुक नहीं है? तुमको नहीं मिला अभी तक? लाची को तो वो अपना फ्रेंड को दे दिया क्या? नहीं दे देगा, दूसरा इसको दूसरा प्रिंट आ जाता है। आइए लास्ट टॉपिक ऑफ वैल्यू एडेड मेथड जो कि था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उसमें क्या है आपका? हाँ जी भैया, क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस का वैल्यू हम लोग करंट वाले वैल्यू में ले लेते हैं, उसके वजह से एक ही चीज का वैल्यू डबल बार काउंट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं अपन? द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दैट मीन्स अगर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू भी हम लोग ने फाइनल गुड्स के वैल्यू में ले लिया तो वही सामान जो एक्चुअली में सब कुछ मिला के 100 रुपए का होता है वो शायद 150 या फिर 300 रुपए का हो जाए। एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सुनो, आज के पहले तक जनरली सवाल पूछा था कि व्हाट आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि बहुत अलग लेवल का मचकांड है, मैं तो शुरू से बोलता हूं आपको। बट ये रिसेंट में देखा गया है कि 1 से 2 मार्क का सवाल पूछ लेता, पहले बताओ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या, ये पूछता है पहले आजकल इन दिनों में। ठीक है, तो आप लोग पहले तो मैं बोलता था कि दरकार नहीं डेफिनेशन याद करने का, केवल डायरेक्टली प्रिकॉशंस याद कर लो। बट अभी मैं बोलता हूँ कि डबल काउंटिंग का डेफिनेशन भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? जब फाइनल गुड्स का वैल्यू डबल बार इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग? मचकांड है। एक तो क्या है, फाइनल आउटपुट मेथड यूज करो, ये फाइनल वैल्यू निकालो गुड्स का। और लास्ट क्या है, वैम मेथड यूज करो। अच्छा, उसी का प्रॉब्लम बता रहा है, उसी को सोल्यूशन बताया, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या है आपका? सॉरी आगे गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है आपका? इनकम मेथड के कितने कंपोनेंट्स है? एकदम बेशरम लोग। क्या क्या है? नंबर 1, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है, कोई मुझे याद करवा दो। सैलरीज एंड वेजेस, लिखने तो दे। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, इसमें क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी आता है प्लस हाउस अलाउंसेस अगर मिला है इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है ना। इससे बोला हाउस अलाउंस बोला है इसने, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं बोला, सुनिएगा, ये एग्जाम में डाउट हुआ था किसी किसी का। रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, रेंट का अलाउंस मिल रहा है। अलाउंस मतलब हमेशा पैसा में मिल रहा है, तो हाउसिंग अलाउंस, फिर ट्रैवल अलाउंस, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो इन्फ्लेशन का अलाउंस है उसको क्या बोलते हैं अपन? डियरनेस अलाउंस। फिर बोनस हो गया, कमीशन हो गया, सब कुछ आ जाएगा। भले ही लिखा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, पर इसमें सब कुछ समझ आता है। बात समझ में आया क्या? ओके चलेगा, पक्की बात यहां तक? श्योर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्या था? नंबर 2, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। इसमें क्या क्या आता है सर आपका? क्या बात है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अलाउंस नहीं, क्या बोलेगा अपन? रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैं तुम्हें जगह दे दिया रहने के लिए कि आराम से रहो, कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, फिर फ्री मेडिकल सर्विसेज, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद कार सर्विसेज दे दिया आपको, बात समझ गई आपको। लैपटॉप दे दिया, ठीक है। लैपटॉप आया क्या? सॉरी, वेरी गुड, लैपटॉप आया क्या? इसमें एक्सेप्शन था, चलो एक्सेप्शन को डिस्कस कर लेंगे, लिख लेते हैं अभी। थर्ड वाला बताइए। हाँ हाँ, अगर खाली एक जन को लैपटॉप दिया किसी और को नहीं दिया
तब वो आ जाएगा इसके अंदर। अगर सबको ही दे रहा सिस्टम काम करने के हिसाब से तो वो नहीं आता है। चलो उसको एक्सक्लूजन में पढ़ लेंगे अभी हम लोग। थर्ड क्या था? कौन कौन? एम्प्लॉयर ही। कोई थर्ड पार्टी? खुद। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एक्सेप्शंस क्या क्या है इसका? अगर एम्प्लॉय या फिर थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट करता है तो नहीं आएगा। फिर नंबर 2, अगर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर रहा है तो नहीं आएगा। याद है ना, बर्गर लाने बोला था आपको मैंने, नीचे बर्गर लाने बोला, इससे खर्चा हो गया, मैंने बोला कितना रुपया लगा, 200 रुपए। कमाई है क्या इसका? नहीं है। इसको मैं जो खर्चा हुआ उसको रीएम्बर्स, वापस री कर रहा हूँ। इसको अपन इनकम का पार्ट थर्ड। अगर फैसिलिटी ऐसा है जो कि नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट वर्क है, जो अभी हार्दिक ने एग्जांपल दिया लैपटॉप का, या फिर कोई ऐसा गाड़ी है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज को वो लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? हाँ हाँ। रिम्बर्समेंट मतलब अगर मैंने तुम्हें बोला कि हमको बहुत भूख लग रहा है हिमांशी, नीचे जाओ और मेरे लिए बर्गर लेके आ जाए एक ठो, ठीक है? तुम बर्गर लेके गया, लेके गया बोलता है, लेकर आया, ठीक है? हाँ, लेके चला भी जाएगा वैसे तो, बट ठीक है। बर्गर लेकर आया ऊपर, और हम उसको पूछा तुम्हारा कितना रुपया लगा, ये बोला हमको 200 रुपया लगा। मैं तुम्हारा पॉकेट से लेकर तुमको 200 रुपया दे दिया, तुम्हारा कमाई है क्या? क्यों? पैसा मिला तुमको, तुम्हारा ऑलरेडी पैसा लग चुका था, तो तुम्हारा जो खर्चा हो गया ना, उसी को मैं वापस से तुमको कवर अप करा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग इसको नहीं मानते इनकम का पार्ट। तो प्रॉफिट में आ जाएगा। फोर्थ है ना एलिमेंट, प्रॉफिट, उसमें आ जाएगा। ठीक है? ये सब हरकत करना मत होगा। नंबर 2, रेंट एंड रॉयल्टी। आप मुझे बताइए, एक्चुअल रेंट आता है क्या? इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपको रेंट देना पड़ता तो क्या रेंट होता, उसको क्या बोलते हैं अपन? इम्प्यूटेड रेंट। क्योंकि हमें रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, इट इज इक्विवेलेंट, रेंट बचाना इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? रेंट कमाना। इसलिए हम लोग उसको रेंट एंड रॉयल्टी का पार्ट मानते हैं। बात समझ में है? तो इट इंक्लूड्स व्हाट? बोथ एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड। ठीक है? नंबर 3, बताइए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरेस्ट में मुझे बताइए कौन सा इंटरेस्ट आएगा? एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी आएगा, पहला तो ये। फिर मुझे बताइए, एक था प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आपने इंटरेस्ट लिया, और एक आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, कौन सा आएगा? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अगर आपने कोई मशीन खरीदा बिजनेस के लिए, कोई दुकान का एरिया खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, उसमें अगर आपने भाड़ा में लिया, उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंक्लूड होगा। मैंने अपना पर्सनल पर्पस के लिए लैपटॉप एंड चिल मारने के लिए लैपटॉप लिया ईएमआई में, और मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। नहीं किया। समझ में आया आप लोगों को? मतलब बिजनेस, नहीं, हमें सोचना है कि हमने हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। नहीं तो वो जो कमा रहा है, अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, पहले आप ये देखो ना, पेमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, उससे तो कमाई होगा ना। डबल काउंटिंग का इश्यू नहीं होता वैसे। वो जो बिजनेस कर रहा है ना, वो जो कमा रहा है, वो तो उसका प्रॉफिट इनकम हो गया ना अल्टीमेटली। हाँ, प्रॉफिट इनकम तो काउंट हो गई मेरे तरफ से। मैं तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखो। वो बिजनेस कर रहा है क्या चीज का? प्रॉफिट कमाने का। अल्टीमेटली उसको जो प्रॉफिट अल्टीमेटली मिलेगा, दैट इज हिज इनकम। बराबर समझ में आ रहा है? बैंक में एक स्प्रेड कमाता है, वो स्प्रेड उसका कमाई है। तो कमाई की बात करें तो वो प्रॉफिट्स हो जाएगा आपका, तो वो उसका प्रॉफिट एलिमेंट में चला जाएगा। बिजनेसेस की तरफ से प्रॉफिट्स, हमारे तरफ से जो रेंट इनकम, जो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा है। हमेशा जो इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है? बात समझ में? बाकी तो बिजनेस है ना, बिजनेस का मेन पॉइंट ऑफ एक्शन इज प्रॉफिट्स। ठीक है? कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं। ठीक है? मुझे बताओ, पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया तो वो इंक्लूड नहीं होगा, अगर मगर बिजनेस पर्पस के लिए किया या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए किया तो इंक्लूड होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नंबर 3, अगर आपस में फर्म एक दूसरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेल रहे हैं तो इंक्लूड
नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या होगा आपका? गवर्नमेंट ने अगर पे किया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल डेट इंटरेस्ट, याद है ना आप लोग को, मैंने आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट बताया था आप लोगों को, उसमें मिलता है, ठीक है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज का रीजन क्या है कि ये एक फॉर्म ऑफ क्या है, ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। और एक आंसर भी सिखाया था, याद है आप लोगों को, क्यों इंक्लूड नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये तो ट्रिक पॉइंट था कि कुछ समझ नहीं आया रीजन, तो ये लिख देने का, ठीक है, चलेगा। फोर्थ पॉइंट बताइए क्या था आपका? प्रॉफिट में 3 एलिमेंट था, क्या क्या? एक जो शेयर होल्डर है उसको क्या मिलेगा आपका? डिविडेंड। एक जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिलेगा? कॉर्पोरेट टैक्सेस। और खुद बिजनेस भी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इस वजह से खुद अपना पैसा भी अपने पास रखेगा, उसको सौरभ क्या बोलेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। डिविडेंड का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट टैक्स का, कॉर्पोरेट टैक्स का कोई नाम ही नहीं है, बिजनेस टैक्सेस। रिटेन अर्निंग्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एक और नाम है। वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो किसी में नहीं आया वो किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम में, ठीक है, जो किसी में नहीं आया किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम। बट क्योंकि अलग से आपका एग्जाम में आ गया मिक्स्ड इनकम, तो क्या लिखोगे? दोज व्हिच डज नॉट कम इन द अबव फोर कम्स हियर, ठीक है, ये लिख सकते हो अगर वो आंसर नहीं पड़ता है तो, ठीक है। क्या 2 पॉइंट? नंबर 1, इनकम जनरेटेड ऑन ओन अकाउंट वर्कर्स। अगर मैंने खुद का ही कुछ शुरू किया, मैं घर पे बैठ के इस लैपटॉप से इनकम कमा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, मिक्स इनकम का पार्ट बन जाएगा। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड व्हाट? एंटरप्राइजेस प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट, प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं हुआ है, वो भी तो प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी तो इनकम कमाते हैं, उनको इंक्लूड करना है। बात समझ में आया क्या? ओन अकाउंट वर्कर्स, एक सेकंड रू, हाँ, ओन अकाउंट वर्कर्स और क्या? अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। और क्या इंक्लूड होता है इसमें? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैंने अगर खुद से काम शुरू किया और मैंने पैसे कमाए, तो उसको भी हम लोग मिक्स इनकम का पार्ट मानते हैं। जैसे कि कोई बार्बर हो गया, वो अपना छोटा सा जगह खोला और चूल काट रहा है, तो वो क्या हो गया? ओन अकाउंट वर्कर, खुद का अकाउंटिंग खुद ही कर रहा है। बिकॉज हम प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं कर रहे ना उसका। अगर हम करें प्रॉपरली, अपना सेटअप वेटअप करके रखा है, ऑफिस खोल के रखा है, 4 लोगों को एम्प्लॉय देता है, हमको पता है एग्जैक्ट सैलरी कितना, रेंट कितना, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, प्रॉपरली मेरा फर्म रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो मैं प्रॉफिट कमाएगा। ये उनके लिए है जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड है। छोटे लेवल पे शुरू कर दिया मैंने, छोटे लेवल पे मैंने शुरू कर दिया, इतना प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, उनका क्या आएगा? मिक्स इनकम। ऐसा नहीं कि वो भी प्रॉफिट्स नहीं कमाते, इफ आई एम कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, तो वो किसके अंडर आएगा? आपका प्रॉफिट्स वाला कैटेगरी में। अगर मैं इन प्रॉपर रिकॉर्ड रख के रखा, मोटा मोटी मोटी आइडिया है कि मेरा गल्ला में कितना रुपया आ रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा? मिक्स इनकम के अंदर। हाँ, अरे आपको क्या लगता है रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी जो है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी की तरफ? कितना? 5%, 6%। बट जो अनऑर्गेनाइज, जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेसेस, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अराउंड 48 to 50% ऑफ द जीडीपी, जिसको आराम से उड़ाया जा रहा है अभी, वो लोग को, तो दे कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स जीडीपी, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द फैक्ट दैट दे आर देयर, अदरवाइज जीडीपी नहीं बनेगा आपका। कितने लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है? सही बात है या नहीं है? ओके, वेदिका जी थक गए? ओके, एक बार खड़ा होकर डांस कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई, तो छोटा तो है ही, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। आओ। हाँ, एक बार धीरे बोलो वापस। नहीं, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड इनकम तो नहीं होता ना इंक्लूड, इम्प्लाइड बोल रहा है क्या? इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड। कि वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। मैं अगर सोचो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और बोला कि मेरे पास ना पूरा साल में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और उसमें से 10 लाख का तो मेरे सर्विस है, तो वो क्या 10 लाख के ऊपर टैक्स लेगा हमसे?
मैंने बोल दिया जो हम अपना सर्विस खुद काम कर रहे हैं ना यहाँ पे एज ए सीए, उसका वैल्यू 10 लाख रुपए है, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो क्योंकि सर्विसेज में क्या है, वैल्यू डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अपन सर्विस का वैल्यू नहीं लेते हैं, खुद का यूज किया हुआ वो बोल रहे। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। नहीं, क्योंकि ट्रांसफर वर्ड दिया हो ना, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है, नहीं होगा। क्या क्या NFI है? हाँ हाँ, रॉ मटेरियल का। ठीक है, सुनो, इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को मैंने अगर जोड़ दिया किसको किसको, सीओई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड मिक्स इनकम, इन सबको जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एंड एफसी, ध्यान रखिएगा, वैम में मिलता है जीडीपी एमपी, एक्सपेंडिचर में भी क्या मिलता है, जीडीपी एमपी, बट इनकम मेथड में क्या मिलता है, एनडीपी एफसी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस एनएफआईए, तो मुझे क्या मिलेगा, एनएनपी एंड एफसी। डोमेस्टिक इनकम क्या है, एनडीपी एंड एफसी, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे साथ में, एनएफआईए, मुझे क्या मिलेगा, नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एंड एफसी। ये तो हो गया एलिमेंट नंबर 1 फ्रॉम इनकम मेथड। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, पक्का, रो क्यों रहा है, हाँ? ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, थोड़ा सा आराम दो अपने शरीर को, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का दया है, अरे हम तो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज में, ठीक है। बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालता है, उससे बेटर है कि नेगेटिव लिस्ट याद कर लो। ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड क्या नहीं होता है, दो चीज ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड नहीं होता है, क्या क्या है आपका, सीओई और मिक्स इनकम, सीओई और मिक्स इनकम। अगर मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ा प्लस सीओई मुझे मिल गया और मिक्स इनकम मिल गया, तो मुझे क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, इजी। ठीक है, उसके साथ आपका इनकम मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। प्रिकॉशंस एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। आइए, सुनो ना, ये वर्ड देखो तो विंडफॉल गेन्स, ये विंडफॉल गेन्स क्या है, लॉटरी वगैरह से पैसा कमाया, हॉर्स रेसिंग से कमाया, बोला आज बारिश आएगा या नहीं आएगा, उसके चक्कर में पैसा कमाया आप लोग, ठीक है, तो उसको क्या बोलेगा अपन, विंडफॉल गेन्स। और विंडफॉल गेन्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करता, सही बात है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, मोदी जी लिख रहे हैं यहाँ से इनकम कमाया, यहाँ से इनकम, फिर नीचे लिखा हुआ है सट्टा से इतना रुपया आया, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है ना, समझ में आया, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात है, लीगल है, लीगल है, ठीक है, चलो आगे चलो। लास्ट ऑफ द मेथड्स, आज का टॉपिक लास्ट नहीं है, लास्ट मेथड बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ 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 हाँ, ए बी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और अभी इस वाले रात में खाएगा ना तो रात तक रहेगा अच्छे से, ठीक है, हम थोड़ा सोचते हुए कर रहे, थोड़ा बुरा सोचेगा हम कभी नहीं ना, चलो पढ़ो। एक्सपेंडिचर मेथड में है 4 कंपोनेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है, वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपना डे टू डे खर्चा, डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको किसमें इंक्लूड करेगा अपन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको अपन डिनोट करता है एज सी। अब मुझे बताइए, आपने अपने लिए कपड़ा खरीदा, कंजम्पशन, ठीक है, मैंने लैपटॉप खरीदा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, क्योंकि मैंने अपना खर्चा किया है, ठीक है, बात समझ में, ये एसेट वाले कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। गाड़ी खरीदा पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन, खर्चा, ध्यान रखिएगा, आपका मन बोलेगा, ठीक है, कि इसको आप कहाँ डाल दो, इन्वेस्टमेंट में, बट अपने मन को कंट्रोल करने का, ठीक है, बात समझ में है। तो ये सबके सब जो प्राइवेट पर्सनल अपने लिए पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर बी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से हम खर्चा करते हैं सिमिलरली गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर सी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका एक और नाम था, किसी को याद है क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है प्रशांत बाबू, लास्ट पॉइंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स, वो कैसे निकालता अपन, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बात समझ में है, बाकी सारा टॉपिक ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मुझे बताइए, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मुझे बताइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो बच्चे हैं, एक जो कि फिक्स रुपया कमाता था, याद है कि जॉब कर रहा था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा बच्चा कौन, जो कि बिजनेस कर रहा था, तो उसके पास क्या रहेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स के तीन बच्चे हुए, कौन सा, एक जो कि बिजनेस कर रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस करने वाला। एक क्या था, जो गवर्नमेंट जॉब में, क्या गवर्नमेंट जॉब, उसको क्या बोले, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट पॉइंट ग्रॉस, एक क्या था, घर पे रह गया, क्या, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। याद आ रहा है आप लोग को, पक्की बात यहां तक, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो बच्चे थे, एक जिसने सैलरी में गया, जॉब में गया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा बच्चा जॉब में गया, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के तीन बच्चे, एक बिजनेस वापस से किया, कौन सा था, ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा आईएएस ऑफिसर बना, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एंड फाइनली एक बोला बाकी लोग इतना काम करे तो मेरे को कहाँ काम करना, मैं घर पे रहेगा, चिल मारेगा, वो क्या है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का जो खर्चा हम कर रहे हैं, वो पर्सनल होने के बावजूद भी, वो पर्सनल होने के बावजूद भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डालते हैं। वी डोंट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कंजम्पशन। बात समझ में आया, पक्की बात। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का दो तरीका, ठीक है। एंड नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स एंड एनएफआईए आर सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा, एनएफआईए और नेट एक्सपोर्ट सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। एनएफआईए इज अ पार्ट ऑफ द थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखिएगा आप लोग वाला पार्ट को, चलेगा बिल्कुल। इन चारों कंपोनेंट्स को मैंने जोड़ा, क्या क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट से मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी क्या, एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। वहां से क्या करना पड़ेगा आपको पता है। चलिए प्रिकॉशंस पढ़ लीजिए फटाफट। लास्ट टॉपिक आज का, मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंट। उठा के बोलो, ठीक है। क्या क्या, फाइनेंशियल एसेट्स को अगर तुम परचेज करते हो नॉर्मली शेयर्स वगैरह, तो रीजन तो वही है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर तुमने उसको सेल करने के चक्कर में कुछ ब्रोकरेज वगैरह कमाया, कुछ कमीशन वगैरह कमाया, तो उसको इंक्लूड कर लोगे। लिसन, लास्ट टॉपिक जो आज का हम लोग करेंगे, सुनेगा, लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज का करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट, सुनिए 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 सुनिए, दो कॉन्सेप्ट अपन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि अगर आपने एक समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक अगर आपका हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। टॉपिक का नाम देखिए, पहले क्या लिखा हुआ देखिए, नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि दोनों के कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिमिलर है। अब मुझे बताइए क्या है, देखिए, अब मुझे अगर एक चैप्टर आप लोग ने क्लास 11 में, माय बैड, पहले कभी पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11 बोल दिया मैंने, द 12th की पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस इंडेक्स याद है किसी को, हाँ, निफ्टी जो है, सेंसेक्स जो है वो 100 से शुरू होता है और अभी ये 16,000 हो गया, तो ये मूवमेंट जो है इट इज एन इंडाइसिस, दैट इंडाइसिस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन रेट को बताता है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, कितना प्राइसेस में चेंज हुआ है, उन सब के बारे में बताते हैं। है बहुत गर्म हो जाएगा थोड़ा 5 मिनट को, ठीक है। सुनो, अगर मुझे दो गवर्नमेंट का कंपेयर करना है, ठीक है, एग्जाम्पल से तो 2008 के हिसाब से या 2007 के हिसाब से एंड 2019 के हिसाब से। 2007 के वक्त में कौन थे,
ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। 2019 में कौन है? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। लगाया तो सर, ये देखो, ये तो रहा, ठीक है। अब 2034 में कौन होगा तुम पूछ रहे क्या? अच्छा, इलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग कैटवॉक करता है ये भी, ठीक है। आइए, 2007 में ये अलग ही लव है एकदम। तुम क्या टैटू बना है? पेट पे कौन टैटू बनाता है भाई, हाथ में? ठीक है, आइए 2007 2019, ठीक है। सुनिए, जीडीपी अपन कैसे निकालता है कि गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो उस समय 1 लाख यूनिट बना था गुड्स, ठीक है, सब कुछ मिला के, एट द रेट ऑफ ₹50, ठीक है। टोटल जीडीपी कितना हुआ देश का? 50 लाख रुपया। इमेजिन करो, इमेजिन करो, मोदी जी के वक्त में भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ कितना? 1 लाख रुपया, एट द रेट ऑफ रुपीज हाउ मच? 70 रुपए, क्योंकि सामान का दाम क्या हो गया है? बढ़ गया है। टोटल वैल्यू कितना हो गया है? ठीक है। अब सुनो, जो मीडिया मोदी जी के साथ है, टू मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि देखिए 2007 में 50 लाख का जीडीपी था हमारे देश का, या नेशनल इनकम कितना का था? 50 लाख का था। और अभी मोदी गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया, 70 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है। यही होता है जी, क्या होता है? यही होता है क्या? देश की तरक्की। और यही सही लोगों के हाथ में अगर आप सरकार दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। बोलेगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उस वक्त भी 1 लाख प्रोड्यूस हो रहा था, आज भी 1 लाख प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि आप केवल मोदी जी जो है इन्फ्लेशन का फायदा उठा रहे हैं। बट एवरी ईयर यू हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी, एवरी ईयर यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाट? नेशनल इनकम। तो हर साल तो ये फिगर निकलेगा। Is it showing the true picture to compare with the previous government? The answer is no. So we calculate one more national income, या we calculate one more GDP, which is known as the real GDP or the national income at constant prices. इसको क्या बोलते हैं अपन? National income at constant prices। यानी कि हम लोग अगर दो सरकार को, जैसे अभी इलेक्शन आएगा ना, उस वक्त में देखना आप लोग 2 ईयर के हिसाब से कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया है, पहले का क्या था क्या नहीं था। उस वक्त क्या करेंगे? 2 साल लेंगे। एक तो करंट ईयर हो गया, हम लोगों ने क्या ना 2019 क्या हो गया? करंट ईयर, ठीक है। और एक ऐसा साल लेंगे जिसमें चीजें बिल्कुल स्मूथ थी, मतलब एज सच कोई इकोनॉमिक टर्बुलेंस नहीं आया, ठीक है। बाद में किटी बाद में कर लीजिएगा दीदी, बाद में हम 5 मिनट बाद में दे देगा आपको, आराम से बात कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बताइए एक बार के लिए, ठीक है। 2007 में क्या हो गया? नॉर्मल जो हो गया, नॉर्मल नॉर्मलेंस था क्या? 2008 को क्या हम लोग एज अ बेस ईयर ले सकते हैं क्या? क्यों? अरे पूरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2020 ना, स्मूथ दिया था, कुछ हुआ ही नहीं। लाइक लिटरली बोला, कुछ भी नहीं हुआ है ना, बहुत स्मूथ था। उसको हम लोग ले नहीं सकते एज अ बेस ईयर। तो अगर सोचो बाई चांस कोई गवर्नमेंट आया, ठीक है, आगे जाके पता नहीं कब आएगा, कौन आएगा, बट अगर आया तो अगर वो कंपेयर किया कि पता है 2020 में मोदी जी का कितना खराब हाल था, नेगेटिव जीडीपी चला गया था, तो क्या वो फेयर होगा? नहीं। तो यू हैव टू टेक द बेस ईयर एज ए ईयर जिसमें सारे इवेंट्स क्या हुए थे? नॉर्मल। देखो ये चीजें रिलेटेबल है या नहीं है। यू माइट बिकम और यू माइट कंपेयर द राइट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके लिए आपको केवल करंट ईयर का जीडीपी नहीं देखना है। और इनफैक्ट आप ये भी शॉक मत हो कि देश का जीडीपी गिर गया। आप ये देखो कि कंपैरिजन के हिसाब से क्या हुआ था, और जीडीपी के कई सारे पैरामीटर्स है जो कि पहले आपको नहीं पता था। आपने क्या देखा? नेगेटिव जीडीपी, गवर्नमेंट खराब है। अब आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारी चीजें होते हैं, केवल जीडीपी नहीं होता है जो कि इकोनॉमिक पैरामीटर ही होता है, उसमें भी कुछ कमी है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आपका। और जब आप कंपेयर करोगे, नाउ यू विल नॉट जस्ट लुक एट द करंट ईयर का जीडीपी, यू विल ऑल्सो लुक एट द बेस ईयर और द रियल जीडीपी। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस में क्या लिखा हुआ है, देखिए तो, इट इज द it is the money value of the final goods and services produced by the normal residents of a country in a year, ठीक है। It is the money value of the final goods and services of what? By the normal residents of a country in a year. It is measured in terms of what?
द करंट ईयर। जो करंट ईयर में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, या फिर क्या, नॉमिनल नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का एक और नाम है, वो क्या है, नॉमिनल। ठीक है, ध्यान में है, ओके चलेगा। नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखिए, नेशनल इनकम एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइसेस। पहले समझ में आ रहा, करंट ईयर वाला, वो इनकम जो कि हम लोग करंट ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम। नंबर 2 क्या है आपका, नेशनल इनकम एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइसेस। सर कांस्टेंट प्राइसेस कब कैलकुलेट, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस इन द, बात समझ में आ रहा है, बेस ईयर के हिसाब से अगर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइसेस। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, द रियल नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें रियल रियल वर्ड तो कॉमन है, उसमें नॉमिनल जीडीपी वाला पार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड जो ना बिल्कुल सेम है, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम में फर्क क्या है, ये करंट ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ये आपका। ठीक है, अब देश में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, देश में कितना प्राइस की वृद्धि हुई है, वो निकालने के लिए कोई इकोनॉमिक पैरामीटर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, आप अगर क्लास 11 में पढ़े थे तो आपको उसको प्राइस इंडेक्स बोलते थे, क्योंकि प्राइस इंडेक्स इज द मेथड थ्रू विच कितना देश में प्राइजेस में चेंज हुआ है उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे निकालने का है कि आखिरकार प्राइस वेरिएंस कितना आया है तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे बताइए कैसे निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे अपन, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। अगर किसी को याद होगा, किसी को याद होगा, देखो सिर्फ उनको बता रहा जो किया था, किसी को याद आ रहा है। ठीक है, 3 मेथड था, लैस्पियर्स, पाशेस और फिशर्स, याद है आप लोग को। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, लैस्पियर्स मेथड, P1 बाय P0 इंटू व्हाट, 100, P1 बाय P0 इंटू 100। ठीक है, तो सिमिलरली जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस है वो क्या हो गया, P1, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या हो गया, P0 इंटू व्हाट, 100। बात समझ में आया आपको, इससे क्या लिख लेगा आपका, द चेंज जो कि हैज टेकन प्लेस बिटवीन द नॉमिनल नेशनल इनकम एंड द रियल नेशनल इनकम। देखो क्या लिखा, पीआई और द प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर व्हिच शोज द चेंज इन द व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, चेंज इन द price level between the two different time periods. It indicates whether a rise or fall in the national income from one year to another is real or not. बात समझ में, प्राइस इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि आखिरकार प्राइस कितना चेंज हुआ है। ठीक है, और वो निकालते कैसे, P1 बाय P0 इंटू 100, और इन सिंपल लैंग्वेज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100। भैया इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो थियरी सवाल पूछ सकता है, ऊपर से ये पार्ट जो है ना प्राइस इंडेक्स वाला पार्ट, ये 1 से 2 मार्क का प्रैक्टिकल सवाल भी पूछ रहा है। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे P1 बाय P0 इंटू वॉट, 100। समझ में आया, पक्की बात, यहाँ तक कोई इशू बचे बताइए, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। P1 बाय P0 नेशनल इनकम एट वॉट, करंट प्राइसेस डिवाइड बाय नेशनल इनकम एट। ठीक है, मीनिंग दिया हुआ आपका, कौन सा अच्छा इंडेक्स है कैलकुलेट करने के लिए, करंट प्राइसेस या कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली कंपेयर करने के लिए कौन सा बेटर है, कांस्टेंट। रेगुलरली कंपेयर करने के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल है। इसको निकालते कैसे, करंट प्राइसेस इनटू करंट क्वांटिटी। इसको कैसे निकालते हैं, बेस ईयर का प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी। बात समझ में आया आपको, क्लियर है। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, इसका दूसरा नाम क्या है, रियल। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लो तो एक बार के लिए, ये फटाफट आपने पढ़ा ना, ये देख लो तो एक बार समझ में आया नहीं आया ये वाला, ये डाउट से देख लो एक बार, होता है कभी कभी, अभी फ्लो में पढ़ लिया फिर बाद में भूल जाओगे। करंट प्राइसेस इनटू करंट क्वांटिटी, सीधा बात है ना, देश का करंट नेशनल इनकम निकालो तो कैसे निकालोगे भाई, देश का जो प्राइस है अभी इनटू देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इसमें क्या भैया, करंट गुड्स तो लेंगे, आज के हिसाब से गुड्स तो कितना प्रोड्यूस हुआ वो निकालेंगे इनटू व्हाट, बेस प्राइस, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइस थे, तभी तो अपन कंपेयर कर पाएगा ना। अगर मैंने क्वांटिटी उस वक्त का ले लिया और भी आज का ले लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा भैया आज का क्वांटिटी कितना है, मेरे को क्या निकालने का है, मेरे को निकालने का आखिरकार प्राइस में कितना चेंज हुआ है, मेरे को क्या निकालने का, प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो मैं कंपेयर कैसे करेगा प्राइस में कितना चेंज हुआ है, सर सीधी सी बात है, क्वांटिटी क्वांटिटी को तो कॉमन रखो। मनमोहन सिंह के टाइम में कितने प्राइस में सामान बन रहा था, उनके टाइम में कितना प्राइस था और आज वाला प्राइस
कितना है, उसके हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया प्राइस चेंज कितना हुआ है। चलो समझ में आया पक्की बात। इफ द प्राइस इंडेक्स इज 140%, इफ द प्राइस इंडेक्स इज 140%, उसका मतलब क्या हुआ, सामान का दाम जो है 40% बढ़ा है, मतलब कि जो सामान 100 रुपए का था वो कितना रुपए का हो गया, 140 रुपए का होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में जो सामान का दाम 100 रुपया था, आज वो कितना रुपया हो गया, 140। तो सीधी सी बात है, आप जो है उसका क्वांटिटी को उसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हो जब आपको प्राइसेस क्या करना, 140% डाउन करना है। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? बट इतना इजी डिवीजन नहीं अवेलेबल होता अभी, तो बहुत सिंपल कर लिया ना अपन ने कि इतना क्वांटिटी बन गया। अलग अलग सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर अलग है, उसमें अलग डिविजन है, कुछ इनकम होता है कुछ नहीं होता, कुछ में गुड्स बनता है कुछ में सर्विसेज बनता है। इट इज वेरी इजी टू से हियर, बट जब कैलकुलेट करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज, इसलिए इतना इजी नहीं है। बट प्राइस तो कॉमन रहता है हर चीज का, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, सुनिए, हूबहू एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर पढ़ा वो नीचे है। क्या है? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आप मुझे बताइए, जीडीपी एट करंट प्राइसेस कौन सा होगा, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कौन सा होगा, रियल जीडीपी। बात समझ में है? और प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला था, P1 बाई P0 इंटू 100, मतलब क्या होगा इसमें, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में? ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है ये। ठीक है, प्राइस इंडेक्स के जगह में ये जीडीपी डिफ्लेटर पूछता है। मेरे हिसाब से इतना मुझे याद आ रहा है, इस साल भी पूछा था जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इस साल का पेपर में भी जीडीपी डिफ्लेटर आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, करंट प्राइसेस बाय कांस्टेंट इनटू 100। ठीक है, देख लीजिए ये लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए इस बार, वो है ये वाला। ठीक है, बगल में मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा भी है, देखिए कौन सा बेटर रहेगा बता दो, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, क्योंकि वो नया राइट आउटपुट निकालने का, सही कंपैरिजन करने का, ठीक है, पीरियोडिक कंपैरिजन करने का, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए बेटर कौन सा, रियल जीडीपी। ठीक है, केवल इसको रीड कर लीजिए, उसके साथ में आज का क्लास अपन समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। ठीक है, ये खत्म होने के बाद में, और जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है, ठीक है, फ्रॉम द संदीप गर्ग बुक, वो निकाल के कुछ जो केवल सीबीएसई के एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। कोई डाउट्स अगर आए तो मुझे पूछिए। अगर क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग तो दो दो क्वेश्चन कर लो खाली इसका, एक दो क्वेश्चन कर लो आप लोग इनकम मेथड का, दो क्वेश्चन कर लो आप लोग वैम का, और दो क्वेश्चन कर लो आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड का, 6 सवाल। ठीक है, उससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और बैक में जो था ना, आपको ये फाइनल गुड्स में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स में आता है, वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना, तो वो सब आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तभी होगा आप लोग का। तो जो लोग का, अब कुछ लोग का मुझे पता है कि खाना खाना पड़ेगा उनको, तो उनको तो निकलना पड़ेगा, बट बाकी लोग जो लोग रहेगा वो लोग कर लेना, और बाकी लोग जो लोग बाई चांस घर भी जा रहा है तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ निकालो निकालो।